हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू विज्ञान वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मोशन। तो फटाफट देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इतने टॉपिक हम इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। पहला टॉपिक, तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसमें है रेस्ट एंड मोशन। तो बच्चा लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग रेस्ट में है या मोशन हम कैसे बता सकते हैं। सपोज यू हैव अ पेन इन योर हैंड, आपके हाथ में एक पेन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पेन रेस्ट में है या फिर मोशन में है। आप सभी लोग यही कहेंगे कि ये पेन जो है वो रेस्ट में है, बट ऐसा नहीं है। वो पेन कहाँ पे है? एक पर्सन के हाथ में, ठीक है, उसके हैंड में है। और वो पर्सन कहाँ पे है? अर्थ पे है। और अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती रहती है कंटिन्यूस, वो मोशन में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेन भी किस में है? उस अर्थ के ऊपर होने वाली सारी चीज़ें क्या है? मोशन में। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सारी चीज़ें मोशन में हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तब सारी चीज़ें मोशन में होगी तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बना दी है, अगर उस चीज़ों को फुलफ़िल करता है कंडीशन, तो वो चीज़ रेस्ट में होगी, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे कि सपोज़ उस पेन के चारों तरफ दीवार है, वॉल है, ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है, ठीक है। तो उस पेन का जो हमने दीवार को, वॉल को, छत को और फ्लोर को, इन सब चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब वो पेन जो है ऑब्जेक्ट है, पेन कुछ समय के बाद भी वहीं का वहीं रहता है। यानी कि जो हमारा वॉल था, छत था और फ्लोर था, उससे जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। पहले वो पेन वहीं पर है, आफ्टर 5 मिनट भी वो पेन वहीं पे है। तो डिस्टेंस जब चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो पेन जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, वो मोशन में नहीं है। अगर वो कुछ समय के बाद अपना पोजीशन चेंज कर देता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि एक कार है जो पोजीशन ए पर है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं, पोजीशन ए पे है, एक दूसरा पोजीशन बी ले लिया हमने, ठीक है। और पोजीशन ए से कुछ डिस्टेंस पे एक ट्री है और उस ट्री के पास एक पर्सन खड़ा है और 2 पर्सन कार के अंदर है, ठीक है। अब कार जो है पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है, ठीक है। तो जो कार के अंदर 2 पर्सन बैठे हुए हैं, उन दोनों के लिए वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो वो दोनों एक दूसरे के कंपेयर में रेस्ट पोजीशन पे है। जबकि कार के बाहर यानी जो ट्री है और ट्री के पास में खड़ा हुआ जो पर्सन है, वो दोनों उस कार के अंदर बैठे दोनों के लिए मोशन में है, या फिर उस ट्री के लिए या उस पर्सन के लिए जो बाहर खड़ा हुआ है, उन दोनों के लिए कार जो है वो एक मोशन में है, ठीक है। बट उस पर्सन के लिए जो बाहर खड़ा हुआ वो ट्री रेस्ट में है, कार और कार के अंदर बैठे पर्सन मोशन में है। बट जो कार के अंदर है 2 पर्सन, वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं, बट कार के बाहर जो ट्री और पर्सन है वो दोनों मोशन में है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है वो किससे पता चलता है? रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, कि आप कहाँ पे है और किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। तो उससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसी पर से डेफिनेशन बन के आई है रेस्ट के लिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट।
तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कही जाएगी, जब वो बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो बॉडी रेस्ट में है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार से मोशन के लिए डेफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कोई बॉडी मोशन में कब आएगी, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है तो वो बॉडी मोशन में है, ऐसा कहलाता है। तो यहाँ पे मोशन के हमें और कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सर्कुलर मोशन, सेकंड है लीनियर मोशन एंड थर्ड है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो इसमें से सिर्फ हमें लीनियर मोशन अभी पढ़ना है और यूनिफॉर्म सर्कल मोशन का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हम लास्ट में एक टॉपिक देखेंगे बस। आगे बढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ की वैल्यू होता है, किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू होता है। जैसे कि डिस्टेंस हमें मेज़र करना है तो हम किस में करेंगे, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू हैं वही कहलाती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। कि जैसे कि 5 किलोमीटर हो गया तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन को कैसे समझेंगे, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स लगाना है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि किसी डोर को ओपन करना है, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि इस डोर को ओपन करो, ठीक है। तो अब मैं डोर को अंदर के साइड में यानी पुश कर रहा हूँ, ठीक है, पुश कर रहा हूँ और वो डोर ओपन नहीं हो रहा है। अब मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। मेरे फ्रेंड ने उस डोर को पुल किया, अपनी साइड खींचा तो डोर ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है, डायरेक्शन। अगर मेरी डायरेक्शन उल्टी है तो फोर्स सही से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल गिवन है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मास हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, जो हम आगे भी देखेंगे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखिए क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा लोग, डिस्टेंस मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस या फिर टोटल कितनी लेंथ ट्रैवल की है या फिर कितना पाथ उसने कवर किया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। सपोज़ कि फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, उसके बाद वो पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट सी पे गया और लास्ट में पॉइंट डी पे गया, ठीक है। तो उसने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक टोटल कितना लेंथ उसने कवर किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। टोटल कितना लेंथ उसने कवर किया हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ए से बी का डिफरेंस जो है वो 2 किलोमीटर का है, बी से सी का 3 किलोमीटर का है, सी से डी का 4 किलोमीटर का है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 3 + 4, दैट मीन्स 9 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है या फिर लेंथ कवर किया है या ट्रैवल किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, टोटल पाथ को। और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे हमें 9 किलोमीटर मिला उसका वैल्यू, तो 9 क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है और इसमें कोई भी डायरेक्शन
नहीं होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर बाय ओडोमीटर इन व्हीकल। सपोज़ कि रमेश जो है वो व्हीकल कोई चला रहा है, सपोज़ एक बाइक चला रहा है जिसमें ओडोमीटर फिट किया हुआ है, ठीक है। ओडोमीटर क्या शो करता है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस कवर किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर गया, ठीक है। वो ओडोमीटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता जाएगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस मीन्स इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में टोटल कितना लेंथ उसने ट्रैवल किया है, उसे कहेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चा लोग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सपोज़ कि कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पे है और वो ट्रैवल करके पोजीशन बी पे जाता है, फिर ट्रैवल करके सी पे जाता है और लास्ट में डी पे जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी, तो इतने जगह पे उसने ट्रैवल किया, बट हमें जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम दो पोजीशन देखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम छोटा सा एग्जांपल बाद में लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 65 गिवन है और डायरेक्शन के लिए साउथ वेस्ट दे दिया है फ्रॉम क्लॉक टावर, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट भी बताना ज़रूरी है, इसलिए क्लॉक टावर दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होने से इसकी डायरेक्शन होती है, और इसमें कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियली वो जहाँ पे है और वहीं से वो शुरू करके लास्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन फिर से वहीं पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ज़ीरो। सपोज़ कि वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर पॉइंट बी से ट्रैवल करके पॉइंट सी पे, फिर सी से डी पे और डी से वापस ए पॉइंट पे वो आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही है, तो दोनों को माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है जिसमें इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है ट्रैवल करना और पॉइंट बी पे जाता है, फिर पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, वापस पॉइंट ए पे आ जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कि सर्कुलर पाथ है तो सर्कल का सर्कम्फरेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो सर्कल का सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, ठीक है। अब उसको लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पोजीशन ए से इनिशियली उसने स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन वापस पॉइंट ए पर ही आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है, दोनों को माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इनिशियली पॉइंट ए पे था और फाइनल पोजीशन उसका बी होता है, तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, जो सर्कम्फरेंस था उसका हाफ हो जाएगा, हाफ सर्कल उसने कवर किया, तो 2πr डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स πr। बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ए से बी का, उसका रेडियस का डबल है, मीन्स डायमीटर, यानी ए से बी का जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच में दिख रहा है, ए से बी तक का डायमीटर यानी 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, टोटल हम डिफरेंस अगर हमें एग्जाम में पूछ लेता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझाइए या फिर लिखिए, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। बट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। कैसे? सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम मेज़र करेंगे तो टोटल पाथ ए से सी तक का जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है। तो सपोज ए से बी का 2 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। ठीक है। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 + 3 5 किलोमीटर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर इसी पे हम काउंट करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और सी है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 + 3 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हुए। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है। इक्वल कैसे हो सकता है? अभी हमने देखा एग्जांपल। बट लेस कैसे होगा? सपोज ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, फिर पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया, फिर पॉइंट सी से पॉइंट बी पे आया। ठीक है। तो पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर लिया, पॉइंट बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस हमने 3 किलोमीटर लिया। अब देखिए पॉइंट ए पे था, ए से बी पे गया 2 किलोमीटर, बी से सी पे गया 3 किलोमीटर, 3 से सी से वापस बी पे आया, +3 वापस होगा, कितना हुआ? 5 + 3 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे 8 किलोमीटर हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो लास्ट पोजीशन उसकी बी है और इनिशियल पोजीशन ए है, तो उन दोनों का डिफरेंस 2 किलोमीटर का है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे लेस भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद चलिए हम एक एग्जांपल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बॉडी ट्रैवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक बॉडी है जो सेमी सर्कल पाथ में ट्रैवल कर रहा है और सेमी सर्कल पाथ का जो रेडियस है वो 10 मीटर गिवन है। ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम, ए से बी पर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है और उसका रेडियस 10 मीटर गिवन है और उसका पाई का वैल्यू 3.14 आप सभी को पता होता है। तो चलिए डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, इसलिए हम सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो क्या होता है? फुल सर्कल है अगर उसका सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट यहाँ पे हाफ सर्कल है तो उसका सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? πr जितना। ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 और आर की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, तो ये हो गया 31.4 मीटर, इसका डिस्टेंस हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ए से बी तक जाने के लिए सर्कुलर पाथ होगा या फिर ये डायामीटर होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी तक ट्रैवल करने के लिए ये डायामीटर। ठीक है। तो डायामीटर में 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 × r। तो r की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो 2 × 10 करोगे तो 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी ट्रैवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड north, then he turned to his right and travel another 4 km before coming to rest. Calculate total distance travel, total displacement. तो यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या कि एक बॉडी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसके बाद राइट टर्न लेके फिर से 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इनिशियली वो बॉडी ओ पॉइंट पर था, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रैवल करके वो पॉइंट ए पर पहुंच जाता है, उसके बाद राइट टर्न लेता है, फिर से वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करके पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओ से बी तक का, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है? 4 किलोमीटर, ए बी कितना है? 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 4 + 4 8 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। ओ से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ओ बी। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √OA
स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए कितना है 4 है, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस ओ बी कितना है 4 है, उसका भी स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, दूसरे वाले 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 प्लस 16 32। अंडर रूट में 32 डिस्प्लेसमेंट भी है, अगर अंडर रूट निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5.65 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 5.65 किलोमीटर और डिस्टेंस आ गया 8 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चा लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 1 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 आवर में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और नेक्स्ट यानी सेकंड 1 आवर में भी उसने 1 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। तो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम में उसने ट्रैवल किया, दोनों में 1 आवर आया और दोनों में 1 किलोमीटर आया, ठीक है। या फिर कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि 3 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 1 आवर में, तो फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में भी उसने 3 किलोमीटर ही ट्रैवल किया 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइमिंग आ रहा है और डिस्टेंस 3 किलोमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस भी आ रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल भी आ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेना है, और जब इसके 1 किलोमीटर और 1 आवर के लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यूनिफॉर्म मोशन में जो इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई बॉडी है जो 1 आवर में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर नेक्स्ट वाले 1 आवर में वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है 1 आवर एंड 1 आवर, बट जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, अनइक्वल है। फर्स्ट वाले आवर में वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है और सेकंड वाले आवर में वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लिए कि आप कोई व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं आप बाइक लेके, तो हाईवे पे के रास्ता जो होता है वो पूरा ओपनली होता है, तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे, यानी आपकी स्पीड एक फिक्स रहेगी, एकदम हाई स्पीड से अगर आप जा रहे हैं। वही जब आप बाइक लेके क्राउडेड एरिया में चले जाएंगे तो आपकी स्पीड जो होगी, वेलोसिटी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अगर इसके पीछे ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपको 2 टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं। कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डी एक्सीलरेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, अगर इंक्रीजिंग में है तो कुछ इस प्रकार से होगा और डिक्रीज हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सीलरेटेड मोशन, जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो ऐसे मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ पे ग्राफ देखिए, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो हमें एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो ऐसे मोशन को हम डी एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे, जो नॉन यूनिफॉर्म होता है। और उसका ग्राफ आप देखिए यहाँ पे टाइम वर्सेस वेलोसिटी का कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चा लोग, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि स्पीड मीन्स कि पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। कि सपोज़ कि आपने 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है,
तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा, या फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने 5 आवर में, ठीक है, बहुत ही स्लो स्पीड है ये। 10 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है 5 आवर में, तो 10/5 दैट मीन्स 5 को कट करोगे 10 से तो 2 आ जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर का आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो ये हो गया S/T। और इसकी स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर हो जाता है और टाइम का सेकंड हो जाता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्पीड की मीटर पर सेकंड। और एक बात ध्यान रखना कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, या फिर आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। If a body is executing uniform motion, then there will be a constant speed or uniform motion. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो एक कांस्टेंट स्पीड होगी। अगर इसे एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है वो 1 आवर में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और 2 आवर में 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 3 आवर में वो 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोशन है वो कैसा मोशन मिल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर घंटे में 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी एवरी आवर में वो 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और तो इससे जो इसकी स्पीड मिल रही है वो हमेशा कांस्टेंट ही मिल रही है, यानी 3 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है। तो इससे अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ईच आवर में जो उसका डिस्टेंस कवर ट्रैवल करेगा वो डिफरेंट वैल्यू का होगा। सपोज़ कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 2 आवर में वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 3 आवर में वो 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ईच आवर में वो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट नहीं मिलेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो अगर इस नॉन यूनिफॉर्म का हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने को, सिंगल वैल्यू फाइंड करने को बोले तो हमें उसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसे हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा और टोटल टाइम को ऐड करना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो सभी डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, फिर और टाइम को सभी ऐड कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो उसके बाद है कन्वर्जन फैक्टर। इसमें क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर को अगर सेकंड में करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे आवर टू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों को अब हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 5/18, जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में गिवन है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है किलोमीटर पर आवर में उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करके उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ़ इट ट्रैवल 40 किलोमीटर इन 5 आवर। ठीक है, एक बॉडी है जो उसकी स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में ही फाइंड करना है। ठीक है, उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल करने का दिया है वो 40 किलोमीटर दिया और जो टाइम टेकन है वो 5 आवर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर पहले मिलेगा, उसके बाद हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का हमने 40 मिली है और टोटल टाइम 5 मिला, तो 40/5 = 8 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो गया। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में मिला, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है 80/36 और उसके इक्वल में मिलता है 2.22 मीटर पर सेकेंड। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा मेथड क्या है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, तो कि हमने अभी देखा 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी 2.22 मीटर पर सेकंड। आप ट्राई करिए खुद से, देखिए सेम वैल्यू आती है कि नहीं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ ए स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। देखिए स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस और टाइम होता है, दैट मीन्स उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात की जाती है। जबकि वेलोसिटी में कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन होने की वजह से वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है उसके मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज स्पीड के सिमिलर ही होता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसा कि स्पीड में, एवरेज स्पीड में हमने फॉर्मूला देखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। हम u से इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं और v से फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है मीटर में होता है और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए वेलोसिटी का जो यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के फॉर्मूला में हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। ये वेलोसिटी के बेस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय ए बॉडी इट ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर गिवन है और सेकंड हाफ ड्यूरेशन में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमको करना क्या होगा? दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी दी हुई है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 क्वांटिटी दी होती तो 3 से डिवाइड करते। ऐसे जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको गिवन होगी उतने नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू हो गया 60 बाई 2, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए कार ट्रैवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ ट्रेन की जगह कार आएगा, जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है। जो कार है वो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और सेकंड आवर में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, थर्ड आवर में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है, तो हम इससे स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 आवर है, टाइमिंग जो है उसका 1 आवर है, इसलिए 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और सेकंड आवर के लिए उसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। थर्ड आवर के लिए उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें तीनों आवर के लिए स्पीड मिल गई, तो अब इसका एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया है कि एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, तीनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को समझने के लिए हम एक बाइक का एग्जांपल लेंगे। बाइक आप सभी ने कभी ना कभी चलाया होगा या फिर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उसमें एक्सीलेटर आता है। एक्सीलेटर को जब भी हम देते हैं बाइक चलाते समय, तो बाइक की वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जैसे ही हमने एक्सीलेटर दिया थोड़ा सा भी, तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी बाइक और तेज़ी से चलने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक्सीलेटर देने पे उसकी वेलोसिटी में यानी कि स्पीड में चेंजेस आता है, ठीक है। तो एक्सीलेटर वर्ड से ही हमें एक्सीलरेशन मिला है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जी हाँ, एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। अब इसी पर से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा
यानी कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है का मतलब क्या है कि आप वेलोसिटी में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यानी एक्सीलेटर आप नहीं दे रहे हो तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। स्पीड नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपने एक्सीलेटर नहीं दिया है, दैट मीन्स एक्सीलेटर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे तभी हमें एक्सीलरेटर मिलेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों सेम होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में से आप इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला, तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों सेम रहेंगे, तो माइनस करने पे वैल्यू मिल जाएगी ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो एक्सीलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तभी हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी में कुछ चेंजेस दिखाई देगा तभी हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन में हमेशा जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू से ग्रेटर होती है, और फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ग्रेटर होने पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलती है। उसके बाद है डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। डी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। ठीक है, डी एक्सीलरेशन में हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि हमें एक्सीलरेशन में देखा था। और डी एक्सीलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, पूरा का पूरा एक्सीलरेशन के सिमिलर ही है। डी एक्सीलरेशन में भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूज़ करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी हमें ज़ीरो मिलेगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगे, तो इससे जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो डी एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन के सिमिलर ही है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि एक्सीलरेशन में हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे थे, डी एक्सीलरेशन में वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। इनका फॉर्मूला भी सेम ही होता है। डी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या मिल जाता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट मीन्स v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। बस यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी के कंपेयर में लेस होती है, इसलिए हमें डी एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है। तो चलिए एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन के बेस पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो टाइम है वो सेकंड में गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि यूनिट को सिमिलर करना। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें 11.11 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाता है 16.66 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है वो 5 सेकंड गिवन है। तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहाँ पे v की वैल्यू हमने फाइंड की 16.66 और u की वैल्यू हमने फाइंड की 11.11 और डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू 5 है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी होता है और नीचे टाइम होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और डिवाइड में टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ऊपर मीटर हो गया और डिवाइड में 2 बार सेकंड हो गया, इसलिए ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने रिटार्डेशन का लिया है। ए कार ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। तो यहाँ पे देखिए जो कार है वो पहले से ट्रैवल कर रही है,
तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। दैट मीन्स यू की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर होगी। और जब वो रेस्ट में आएगा तो उसकी वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब वो रेस्ट में आएगा जो कार है वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाता है 0 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइमिंग है वो गिवन है, रेस्ट में आने का जो टाइमिंग है वो गिवन है 0.5 आवर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यूनिट को सेम ही दिया हुआ है। देखिए वेलोसिटी की यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम की यूनिट आवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूनिट में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी एक्सीलरेशन के सिमिलर ही होता है। तो ए डैश इक्वल टू हो गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने देखा कि जो बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम की वैल्यू, हम टाइम की डिफरेंट वैल्यू एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और डिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अब इस ग्राफ पर से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ पे हम जो डिस्टेंस का पॉइंट अलग अलग लिया है और टाइम का पॉइंट अलग अलग लिया है, उसमें से कोई भी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू लेकर डिस्टेंस के लिए उसके रिस्पेक्ट में टाइम की भी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू लेकर दोनों को डिवाइड करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इनिशियल डिस्टेंस क्या लिया s1, फाइनल डिस्टेंस लिया s2 और s1 के रिस्पेक्ट में टाइम है t1 और s2 के रिस्पेक्ट में टाइम है t2। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में s2 माइनस s1 हो जाएगा, जिससे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का वो हमें मिल जाता है, डिवाइड बाय टाइम का जो डिफरेंस है t2 माइनस t1 वो भी हमें मिल जाता है। तो दोनों को डिवाइड करने पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने देखा इच टाइम के लिए इच डिस्टेंस डिफरेंट होता था, यानी हर एक टाइम की वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस की वैल्यू होती थी वो इक्वल होती थी और हमें जो ग्राफ मिलता था वो स्ट्रेट लाइन में मिलता था। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए हर एक टाइमिंग के लिए जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, तो हमें ग्राफ जो है वो स्लोप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ किस प्रकार से मिल रही है। फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है और सेकंड वाले ग्राफ में स्लोप जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर हर एक टाइमिंग के लिए डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो जो ग्राफ है वो स्लोप में इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अगर हर एक टाइमिंग के लिए जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होती हुई मिलेगी तो ग्राफ जो है उसका स्लोप वो डिक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डी एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है। तो हमारा थर्ड ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में है यानी कि बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। t1 टाइम पे जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस t2 टाइम पे भी मिल रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हम फाइंड करने जाएं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट्स क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ट्रैवलिंग दिख ही नहीं रहा है, बॉडी किस में, रेस्ट में है, तो टाइम के कंपेयर में कोई भी डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सिमिलर होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो मिल जाएगा। और टाइम जो है, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वेलोसिटी हमें ऑब्वियसली ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी भी हमें ज़ीरो ही मिल जाएगा। तो चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी और टाइम का। तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात की जा रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी है और t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी है, ठीक है। तो v1 और v2 की जो वैल्यू है वो सेम है, सिमिलर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 और v1 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होने की वजह से सिमिलर होती है। तो v2 माइनस वी1 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन हमें हमेशा ज़ीरो मिलेगा। तो नेक्स्ट ग्राफ देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसके पहले हमने देखा कि वेलोसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो एक्सीलरेशन जो है ज़ीरो मिलता है। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी को इक्वल इंक्रीज़ करते हैं तो जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मिलेगा। जिसका मोशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर एक्स एक्सिस पे टी लेता हूँ टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेता हूँ, तो अगर वेलोसिटी में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो इक्वल होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलने के बाद हम इस पे से एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे हम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन पे से कहीं से भी एक स्लोप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में हमने स्लोप लिया ABC। तो यहाँ पे AC पर से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी और B और C पर से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v2 माइनस वी1 करेंगे डिवाइड बाई t2 माइनस t1 करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। पिछले ग्राफ में हमने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट था, इस वजह से वो ज़ीरो मिल रहा था। तो नेक्स्ट ग्राफ देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है। तो स्टार्टिंग में देखिए ओरिजिन से v1 का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। फिर v1 से v2 का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो है बट वो एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ मिल रहा है। फिर v2 से v3 का जो ग्राफ है वो फिर से स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है बट थोड़ा सा उठा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस तो आ रहा है, ठीक है, बट कांस्टेंट चेंजेस नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू में कांस्टेंट चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए
वेलोसिटी की वैल्यू में इक्वल इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है तो कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन से v1 तक का जो एक्सेलरेशन a1 है, v1 से v2 का एक्सेलरेशन a2 है और v2 से v3 का एक्सेलरेशन a3 है। तो एवरी टाइम जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, उनका जो एक्सेलरेशन मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अगला ग्राफ हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए एक्सेलरेशन मोशन के लिए और डी एक्सेलरेशन मोशन के लिए हमने देखा दोनों में सिमिलरिटी काफ़ी हद तक होती है, दोनों के कॉन्सेप्ट डेफिनेशन सब कुछ सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है और डी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है। तो दोनों के जो मोशन का ग्राफ होगा वो भी एक जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का जो ग्राफ देखा था वो स्ट्रेट लाइन देखा था, ओरिजिन से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन जा रहा था। बट यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, बट हायर वैल्यू वेलोसिटी के हायर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्लेशन में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा तो नीचे की तरफ वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। बाकी सब जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही होंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, डी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इक्वल ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में v2 माइनस v1 इक्वल टू v3 माइनस v2 देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और टाइमिंग भी जो इनका है, उनका टाइमिंग का डिफरेंस है t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2, ये भी इक्वल है। टाइम इंटरवल भी इक्वल देखने को मिल रहा है, तो इनका जो डिवीज़न होगा वो भी इक्वल होगा, यानी डी एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो डी एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ है ये एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के ग्राफ जैसा ही है, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा था और इसमें डिक्रीज़ हो रहा था। और जैसा कि उसमें हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, तो इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। जो एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन मोशन होगा, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट होगा। देखिए अब आपको कोई ग्राफ गिवन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल t1 और t2 के बिटवीन में आपको बॉडी का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी है और टाइम पीरियड है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए t1 और t2 के रिस्पेक्ट में v1 और v2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इस ग्राफ में टाइम पीरियड t1 और t2 के बिटवीन में वो कितना है, ADEB, ठीक है, इतना एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है। तो इस एरिया को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के शेप दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए प्लस ACED रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देने पे आपको इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि t1 से t2 टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने या फिर बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे 1/2 इंटू हाइट के लिए देखिए जो ट्रायंगल है इसमें BC जो है वो हाइट हो जाएगा। तो BC हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इनका जो वैल्यू दिख रहा है V1 और V2 उसके इक्वल है BC के, तो हम V2 और V1 का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1, और इसका जो बेस है AC तो उसे फाइंड करने के लिए हम T2 माइनस T1 कर देंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो यहाँ पे लेंथ कोई भी ले लीजिए और ब्रेथ कोई भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है थोड़ा स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ अगर हम AD लेते हैं तो V1 जो है उसकी लेंथ हो जाएगी, V1 की जो वैल्यू होगी ओरिजिन से V1 वो हमारी लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ जो है वो DE या फिर AC हो जाएगा। तो हम DE और AC का डिफरेंस T2 माइनस T1 ले लेंगे। तो इस प्रकार से ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करिए, दोनों को ऐड करिए, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टाइम इंटरवल T1 और T2 के बिटवीन में। तो चलिए ग्राफ के बेस पे हम एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी A और B विल बी द मोर फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ गिवन है टाइम और डिस्टेंस के वर्सेस में, जिसमें आपको दो स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, एक A है और दूसरा B है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि दोनों में से कौन सा फास्टर है। तो देखिए फास्टर बताना है तो इसका मतलब स्पीड के बारे में पूछ रहा है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिसका डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में मोर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए कि ग्राफ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए वाला पॉइंट है, ए वाला ग्राफ है, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, बल्कि जो बी वाला ग्राफ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ए का स्पीड होगा, ए की जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी बी के कंपेयर में। तो देखिए बच्चा लोग, ये जो टॉपिक है क्लास 9th के मोशन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के हमें इक्वेशन फाइंड करने हैं, टोटल 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है। ठीक है, तो इनिशियली जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है। ठीक है, पॉइंट ए पर देखिए ओरिजिन ओ से थोड़ा ऊपर पॉइंट ए है, वहाँ से बॉडी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी क्या हो गई, ओ ए या फिर सी डी, और वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है। ठीक है, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो पॉइंट b पे जाके ख़त्म होती है। फाइनल वेलोसिटी पॉइंट b पे मिलता है और उसको हम v से डिनोट करेंगे, और ये किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, बी सी आप देख रहे हैं डिफरेंस जो वो होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, और वो होगा v के इक्वल में। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी के चेंजेस की बात की जाए, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो देखिए u से v तक का जो डिफरेंस है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी कि बी डी। तो बी डी को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो अगर बी सी में से सी डी को माइनस कर दे तो बी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो बी डी इक्वल हो जाएगा बी सी माइनस सी डी। अब बी सी की वैल्यू v है और सी डी की वैल्यू u है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू। तो इस ग्राफ के बेस पे चलिए हम फाइंड करते हैं फटाफट फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सीलरेशन है और t जो है वो टाइम है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो देखिए यहाँ पे ग्राफ की बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट होके t तक जा रहा है, तो चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, t माइनस 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब t जो डिवाइड में है इक्वल टू के उस तरफ जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब u जो है v के साथ माइनस में इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये u प्लस में हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ आपको हर बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ड्रॉ कर देंगे तो ग्राफ सभी इक्वेशन के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो डिस्टेंस का है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं जिस टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट
ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पीरियड में उस एनक्लोज्ड एरिया को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वो डिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उस ट्रैवलिंग के दरमियान वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये फाइंड करने के लिए हम एरिया को फाइंड करेंगे। और कौन से एरिया को फाइंड करेंगे? OABC। तो ये जो एरिया है उस एरिया को फाइंड करेंगे और इस एरिया में दो शेप आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा रेक्टेंगल और दूसरा मिलेगा ट्राइंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो पोर्शन है वो है OADC, ये जो शेप है वो रेक्टेंगल का हो गया और ABD ट्राइंगल का शेप हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हो गया हमारा AD और ब्रेथ हो गया OA। तो यहाँ पे OA मल्टीप्लाई AD कर दिया हमने इसके एरिया के फॉर्मूला के लिए। और ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे हाइट जो है वो BD हो गया और बेस जो है वो AD हो गया। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 AD इंटू BD। अब OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो U कर दिया उसके प्लेस पे। AD क्या है? टाइम पीरियड T, तो T लिख दिया। 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब AD क्या है? T, तो T लिख दिया उसकी जगह पे भी। और BD देखिए, BD क्या है यहाँ पे? BD जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, हमने पहले ही फाइंड कर लिया। जी हाँ, BD क्या है? V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी। तो BD के प्लेस पे हम V माइनस U लिख देंगे। तो यहाँ पे UT मिल गया प्लस 1/2 T इंटू V माइनस U के प्लेस में हम AT लिखेंगे। क्यों AT लिखेंगे भाई? हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा मोशन का, क्या देखा? V इक्वल टू U प्लस AT। अब यहाँ पे जो U है वो प्लस में इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो V माइनस U हो जाएगा इक्वल टू AT बच जाएगा। तो V माइनस U की वैल्यू हमें क्या मिल गई? AT। तो वो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो AT यहाँ पे हमें मिल गया तो AT रख दिए। ठीक है, तो S इक्वल टू क्या मिल गया? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ पे T इंटू T मल्टीप्लाई हो गया तो T का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेकंड इक्वेशन भी मिल जाता है। ये थर्ड इक्वेशन पे, तो थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। इस बार जो एरिया है वो हम ट्रेपेजियम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में OABC, ये एक किस टाइप का शेप दिख रहा है आपको? ट्रेपेजियम का शेप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो S इक्वल टू हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर दीजिए इनटू जो तीसरी साइड होगी बेस वाली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सी है? OA और BC। ठीक है, और बेस वाली साइड है OC। ठीक है, तो S इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में OA प्लस BC मल्टीप्लाई OC डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए S इक्वल टू क्या मिल जाएगा? OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी U प्लस BC क्या है? फाइनल वेलोसिटी V इंटू बेस क्या था? OC, T टाइम पीरियड। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो T है T के प्लेस पे हम एक अलग से वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा V इक्वल टू U प्लस AT होता है। यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? अब U को पहले हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, V माइनस U इक्वल टू AT हो जाएगा। अब यहाँ पे A जो मल्टीप्लाई में है T के साथ उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो T इक्वल टू क्या मिल जाएगा? V माइनस U डिवाइड बाई A। ठीक है, तो इस प्रकार से T की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में क्या मिला? U प्लस V इंटू V माइनस U। तो यहाँ पे देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A हमने V ले लिया और B क्या ले लिया? U ले लिया, क्योंकि वो माइनस में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और डिवाइड में क्या बच गया? 2 इंटू A। अब 2 इंटू A जो डिवाइड में है वो इक्वल टू के उस साइड में चला जाएगा तो S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। चाहो तो आप U स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड लेके जाके प्लस में कर सकते हो। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो चलिए हम इसके बेस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं।
तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे देखिए जो कार है वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, रेस्ट में से। रेस्ट में यानी कि वो पहले रुका हुआ था, तो इस इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या मिल गया, ज़ीरो। एक्सीलरेशन गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी गिवन है। तो टाइम क्या गिवन है, 4 मिनट, 4 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, तो मिनट में किया है तो सबसे पहले हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट जो है वो सेम रखनी पड़ेगी। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 60 हो जाएगा 240 सेकंड टाइम। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है और s फाइंड करना है, यानी कि वेलोसिटी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू 0 है, प्लस a की वैल्यू 0.1 है, इंटू t की वैल्यू 240 है। तो यहाँ पे u तो 0 हो गया, और 240 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो मिल जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें क्या मिल गया, 24 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, 4, तो वो तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, a की वैल्यू 0.1 है, इंटू t की वैल्यू 240 लिख देंगे, स्क्वायर में इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, 240 मल्टीप्लाई 240। अब यहाँ पे देखिए u t की वैल्यू तो है वो 0 ही हो गई। अब 1/2 है, वो 2 कट हो जाएगा 240 से, तो बच जाएगा 120। ठीक है, अब 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 240 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2880 मीटर। तो डिस्टेंस मिल गया आपको 2880 मीटर। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस टी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ कार रिक्वायर्ड 2 सेकंड to stop after application of brakes, calculate distance travel by the car during this time। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है, डी एक्सीलरेशन गिवन है। तो डी एक्सीलरेशन हमेशा माइनस में होता है, तो ए इक्वल टू मिल गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से। ठीक है, तो जब डी एक्सीलरेशन यानी ब्रेक अप्लाई करते हैं, डी एक्सीलरेशन होता है तो उसकी स्पीड में डिक्रीज होता है, और बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद कार स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड 2 सेकंड दे दिया है। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड मिल गया। ठीक है, अब 2 सेकंड के बाद कार स्टॉप हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, जब स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी 0। तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वो 2 सेकंड में के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, तो ये 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है या फिर ट्रैवल करता है, वो हमें फाइंड करना है, यानी कि s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर s की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डिस्टेंस का सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u फाइंड करेंगे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम u को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए टी को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो u इक्वल टू वी माइनस ए टी मिल जाएगा। तो u इक्वल टू वी की वैल्यू 0 रख दी, माइनस ए की वैल्यू -6 रख दी, और t की वैल्यू 2। तो -6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, और 6 के आगे माइनस, और बाहर का जो माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब u की वैल्यू भी मिल गई, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो s का फॉर्मूला यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 सेकेंड प्लस 1/2 लिखा, a की वैल्यू -6 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 24 - 12 आ गया, 24 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बच गया, 12 मीटर।
तो इस प्रकार से हमारा डिस्टेंस कितना मिल गया, 12 मीटर। जब तक वो स्टॉप होगा तब तक वो 12 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखिए बच्चे लोग, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बचपन में आप सभी ने थ्रेड पे पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया होगा, ठीक है। तो वो जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी दिया हुआ है और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी शायद नहीं तक पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी लेंगे बस। तो जब हम उसको मूव करते हैं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो ऐसा कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। ऐसे मोशन में पूरे मोशन के ड्यूरेशन में स्पीड तो सेम रहेगी, बट जो वेलोसिटी है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। और वो जो उस पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। जो उसका वेलोसिटी होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। हर एक पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा अगले नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।